सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वामी जी को, बाबा रामदास जी को, और जो आपने स्लो चैनल यह शुरू किया है हाँ उसके जी। लिए अपने पूरे दिल से, पूरे दिमाग से आपको नमन करते हैं और दुआ करते हैं कि जिस अजीत बाबू को आज से हम 15 साल पहले देखे थे, आप वही जिंदा दिल इंसान होंगे। तो सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज जो ये स्क्रीन के दूसरे हिस्से में सज्जन हैं, इनका नाम है बाबू सोम प्रकाश। आप बिहार के पूर्व एमएलए हैं और इनकी जिंदगी की कहानी बड़ी मजेदार है। अच्छा, पहले मैं तो ये बता दूं कि मैं इनसे मिला कैसे। आज से 10-15 साल पुरानी बात है। 10-12 साल हो गया होगा भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 13 साल, 13 साल पहले मैं एक बार गया हुआ थे सर। 2011 में हम लोग मिले थे, 14 साल हो गए। हाँ, 2011 में मैं था पतंजलि में बाबा रामदेव के पास। तो वहां पे मैंने देखा कि एक पति पत्नी और उनके साथ एक छोटी बच्ची है, वो वहां पे आए हुए थे। और जिस धर्मशाला में मैं रुका हुआ था, खैर मुझे तो वो व्यवस्था बाबा रामदेव ने दी थी, उसी धर्मशाला में ये परिवार भी रुका हुआ है। तो ऐसे ही हेलो हाय हो गई। तो इन्होंने अपनी बातों बातों में मुझे बताया कि ये बिहार विधानसभा के एमएलए हैं। तो मुझे दर्शकों सही बताऊं, अब हमारे मन में जो एमएलए एमपी की जो छवि है, हम तो ये मान के चलते कि साहब एमएलए है तो धन पशु होगा। तो एमएलए मुफ्त वाली धर्मशाला में क्यों रुकेगा पतंजलि में? उन दिनों भी पतंजलि में 1000, 1500, 2000, 3000 में एसी कमरे मिला करते थे। तो एक एमएलए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया है, कार्यकर्ताओं के साथ आया होता और धर्मशाला में रुक जाता तो समझ में आता है। पत्नी और बच्ची के साथ आया है और 50 रुपए वाली धर्मशाला में रुका है, एसी रूम नहीं लिया। तो मुझे कौतूहल था, तो इनसे बात हुई। तो साहब इनकी जो कहानी निकल के आई वो अपने आप में एक विलक्षण कथा है। दर्शकों को इनके बारे में जानना चाहिए। मैं 1 मिनट और लूंगा, आपका परिचय दूंगा, उसके बाद सोम प्रकाश जी अपनी कहानी स्वयं सुनाएंगे। सब हुआ यह था कि सोम प्रकाश जी बिहार के एक थाने के एसएचओ थे। एसओ बोलते हैं सर, एसएचओ थानेदार थे। तो थानेदार का ट्रांसफर हो गया। तो जब ट्रांसफर हो गया तो वहां की स्थानीय जनता ने हड़ताल कर दी कि थानेदार तो सोम प्रकाश ही रहेंगे। तो वहां से जब इनका ट्रांसफर नहीं रुका तो आगे क्या हुआ और कैसे फिर ये राजनीति में आ गए और निर्दल चुनाव लड़े और एक बहुत बड़े दिग्गज को इन्होंने चुनाव हरा के ये एमएलए बने। तब से लेकर आज तक की कहानी बाबू सोम प्रकाश के मुंह से खुद सुनिए। हाँ भैया, क्या हुआ था जब आपका ट्रांसफर हो? कौन से थाने में थे आप, बताइए जरा, याद दिलाइए मुझे। सबसे पहले तो हम आपके तमाम दर्शकों का, जिनसे आप मेरा मुखातिब करवा रहे हैं, मैं उस लायक नहीं, फिर भी इस लायक समझकर मुझे सामने लाए हैं, तो आपके दर्शकों को हम अपनी तरफ से नमन करते हैं और आपको साधुवाद देते हैं, क्योंकि आज से 14 बरस पुरानी हमारी मुलाकात आज भी उसी जिंदा दिली के साथ हो रही है। एक बात और, हम आपके साथ जुड़े हुए थे बाबा के आश्रम में। मैंने अपना नाम बताया था, लेकिन मैं विधायक हूं, मैंने इसकी चर्चा नहीं किया था। हाँ, इसकी चर्चा नहीं की थी आप मेरी गैर हाजिरी में जब आए थे मेरे रूम पर और मेरे बेटा बेटी से आपने बात किया था, तो बच्चों से जो पूछना होता है आपने पूछा था कि पापा क्या करते हैं। जब मेरे बेटा ने आपसे कहा था कि मेरे पापा विधायक हैं, तब आप, उस समय मैं रूम पर नहीं था, आप मुझे खोजते हुए आए थे, तब आप मेरे बारे में जाने थे कि हम सदस्य हैं बिहार विधानसभा के।
ऐसा आपसे 3 दिन पहले से हम मिले हुए थे, कभी मैंने चर्चा नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि यह कोई बताने योग्य चीज है। वो हमारी इंटरनल इनर पर्सनालिटी बताने की चीज है, अपनी जो वो चीज नहीं है बताने की, कोई पद से हमारी पहचान नहीं है। अब रह गया बात, अजीत बाबू आप मेरा किस दृष्टिकोण को अपने दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं, अब इस पर निर्भर करता है। तो जैसा हमको आपकी बात से लगता है कि आप मेरे राजनीतिक सफर के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक पुलिस अफसर किस तरह राजनीति में आया और कैसे चुनाव जीत गया, शायद आप यही सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरी ऐसी कोई मानसा नहीं थी कि मैं विधायक बन जाऊं। हाँ, अपने 16 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने एक पूजा समझ करके नौकरी को पूरा किया था, अपना धर्म समझ करके, और लोगों का काफी प्यार और सम्मान मिला था, जिसके लिए हम कहीं से डिजर्व नहीं करते थे। आई वाज ओनली परफॉर्म माई ड्यूटी। बट सही रास्ते पर चलते चलते मैं कब इस देश की सिस्टम के खिलाफ हो गया मुझे पता नहीं चला। या आप कह सकते हैं कि जो हमारी सिस्टम है वो मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे काम करने के जो तौर तरीके थे वो सरकार को पसंद नहीं आ पा रही थी। सरकार मतलब जो हमारे कुछ आला अफसर थे ऊपर में। समय के साथ बदलाव मुझे रोकने की कोशिश किया गया और मैंने कहा कि आप मुझे बेशक थाना प्रभारी से, थानेदार से हटा दें, लेकिन जो कार्यशैली है उससे मुझसे छोड़ने के लिए न कहें। अंत में जब मेरा ट्रांसफर किया गया था, थाना कौन सा था, जिला और थाना बताइए जरा। देखिए, मुख्य रूप से मैं 2 जिला के 2 थाने में थानेदार का काम किया, जहां से जनता का सेवा करने का मौका मिला। एक था औरंगाबाद जिला का ओबरा थाना, जहां से मैं विधायक बना, और दूसरा था पटना जिला का बख्तियारपुर थाना। तो औरंगाबाद जिला में भी रहते हुए मेरे ट्रांसफर के विरोध में काफी जन संघर्ष हुआ था, जनता का विरोध झेलना पड़ा था। 6 महीने में लाइन में रहा, फिर मेरा पटना जिला स्थानांतरण किया गया और वहां भी जाते के साथ ही एक चैलेंजिंग थाना मुझे दे दिया गया था, जहां मैं महज 7 महीने थाना प्रभारी रहा था। लेकिन जो कार्य करने के मेरे तौर तरीके थे, शायद सरकार को, सिस्टम को पसंद नहीं था। वहां से मुझे रात में ट्रांसफर किया गया और उसके अगली सुबह 11 नवंबर 2009 था। हमने तो रात में ही उस जगह को छोड़ करके नए पद स्थापन पर जा चुका था, लेकिन अगली सुबह जो एजिटेशन हुआ था वो काफी व्यापक था। इसमें लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके किए थे। जब पब्लिक मतलब सड़क पे उतर आई, आपके ट्रांसफर के खिलाफ पब्लिक सड़क पे आ गई? जी, सड़क पर आई थी और उस दिन का न्यूज़पेपर देखा जाए तो 28 ट्रेनें रद्द हुई थी। 28 ट्रेन जो है चूंकि जनता ने रोड और रेल सब जाम कर दिया था। उस समय की रेल मंत्री थी सुश्री ममता बनर्जी जी। उनको सदन में जवाब देना पड़ा था, क्योंकि उस समय सदन भी चल रहा था, कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट प्रॉब्लम है, ये रेल मंत्रालय का नहीं है, और बिहार में एक थानेदार के लिए रेल रोका जा रहा है। तो मैं उसी समय समझ चुका था कि सरकार को मेरी कार्यशैली पसंद नहीं है और सरकार मुझे बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चुपचाप रह करके वेतन लेता रहूं, लेकिन बगैर कोई काम किए वेतन लेना मुझे पाप लगता था। और अंत में मैंने निर्णय लिया कि मेरे चलते सिस्टम तो नहीं अपना काम बदलेगा, मुझे इस जगह को छोड़ देनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मौका दें। तो 16 साल की सेवा के बाद मैंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था
और अच्छा, हमने सोचा भी नहीं था कि मेरी राजनीतिक सफर होगी, लेकिन परिस्थितियां थी जो राजनीति में ला दी। नहीं नहीं, कुछ कहना जब आपने इस्तीफा दिया तो आप बख्तियारपुर थाने से जब स्थानांतरण हुआ था उसके बाद दिया? जी, उसके बाद, उसके स्थानांतरण के लगभग आप कह सकते हैं कि साल भर बाद। अच्छा, क्योंकि साल भर तक मुझे कोई बख्तियारपुर से काम नहीं स्थानांतरण के लिए साल भर बाद? मिला। जी, फिर आखिर बख्तियार अचानक ये चुनाव, निर्दल चुनाव लड़ने के लिए, मैंने सुना है कि उस क्षेत्र के लोग आपके पास आ गए थे और बोले कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, वो क्या हुआ था बताइए जरा। देखिए सर, मेरा जीवन एक ओपन बुक टाइप के रहा, खुली किताब रही। और जब हम औरंगाबाद जिला से ट्रांसफर हुए थे तो कोई ना कोई बहाना लगा करके मेरे वेतन को रोक दिया गया था। तो लोगों को यह भी मालूम था कि हमारा थाना प्रभारी अपने पैसे से लोगों को चाय पिलाता था, और लगभग 2.5 साल तक मैं बगैर वेतन के रहा। अच्छा, जब हमने रिजाइन किया तो लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज था। लोगों की आग्रह पर मैं ओबरा गया था, और लोगों ने यह डिमांड रखा था कि आप राजनीति में आए। और उस समय हमने, जो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन फिर भी 1500 के करीब लोग थे जो देखने के लिए आए थे, वहां मैंने रखा था कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन जो राजनीतिक परंपरा है, सड़ी गली परंपरा की आपको किसी पार्टी की टिकट होनी चाहिए, तो मैं किसी पार्टी के पास टिकट लेने नहीं जाऊंगा। दूसरा है कि आप जाति के नाम पर वोट लें। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं किसी जाति में जन्म जरूर लिया, वो मेरे बस का चीज नहीं था, लेकिन अपने सेवा काल के दौरान मेरी सारी जाति की रस्सी टूट चुकी है और भीतर एक इंसान बचा है। इंसानियत के नाम पर 10 आदमी हो वो मुझे मंजूर रहेगा। और तीसरा चीज मैंने स्पष्ट कह दिया था कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, 2.5 साल से वेतन नहीं मिलता है, तो मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूंगा। पास में रहता तो भी खर्चा नहीं करते। ये बड़ा मजेदार शर्त आपने लगाई पब्लिक के सामने कि भैया चुनाव में 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा। हाँ, ये भी बोल दिया था कि अगर होता तो भी नहीं करते, ऐसे तो है ये नहीं है। अच्छा, अगर होता तो भी नहीं करते, वैसे रुपया तो हैया नहीं है। फिर क्या हुआ आगे? इसमें से जो लोग मेरे जाति के नाम पर आए थे वो विरोध करते हुए निकल गए, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा था कि जो मुझे अपनी जात समझ करके आए हूं चले जाएं। उनको अपमान लगा था, वो चले गए थे। लेकिन जो लोग इंसान के नाम पर थे वो मेरे साथ रहे। हमने सोचा भी नहीं था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। हमारा राजनीति का मतलब किसी भी तरह विधानसभा का सदस्य हो जाना नहीं था। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाना था। और उस समय 2010 के विधानसभा चुनाव में मुझे कुल 1,46,600 कुछ रुपया चंदा मिला था। चुनाव की समाप्ति के बाद 24,000 कुछ रुपया हमारे पास शेष बच गया था, जिसका मैंने पूरा हिसाब लोगों के बीच दे दिया था। 1,46,000 किसने दिया, कितने कितने लोगों ने कितना कितना दिया, किस चीज में खर्च हुआ, अर्थात पूरा चुनाव हम लोग 1,22,000 में संपन्न कर लिए थे। ठीक, ये किस साल की बात है? 2010 में। 2010। हाँ, जब कहा जाता है कि बिहार में नीतीश जी का लहर चल रहा था और विपक्ष महज 22 सीटों पर सिमट गया था 243 में। उस समय नीतीश जी का लहर था, नीतीश वेव, और उस समय जनता ने मुझे एक मौका दिया था। और चुनाव जीतने के बाद मैं बिहार विधानसभा में, विधानसभा सीट कौन सी थी? विधानसभा सीट ओबरा विधानसभा, कोबरा, औरंगाबाद जिला का। जी, हालांकि आपके उत्तर प्रदेश में भी ओबरा विधानसभा है, वो नहीं, ये बिहार की ओबरा विधानसभा। अच्छा, ओबरा। जी।
गूगल सर्च करेंगे दर्शक तो मिल जाएगा, ओबरा जिला औरंगाबाद की विधान कंस्टिट्यूएंसी, या कर सकते हैं एक्स MLA सोम प्रकाश पुलिस ऑफिसर, इस नाम से भी गूगल पर आ जाता है। जी, फिर आगे क्या हुआ? आगे सर, क्योंकि हम जिस जगह से चुनाव जीते थे हम वहां के रहने वाले नहीं थे, वहां मेरे खानदान का एक भी वोट नहीं था। हम दूसरे जिला के, रोहतास जिला के रहने वाले हैं और औरंगाबाद जिला से जीते थे, तो मेरे खानदान का भी एक वोट नहीं था और चुनाव में मेरे बाप का एक नोट भी नहीं लगा था। सोम प्रकाश जी, आप वहां से चुनाव इसलिए लड़े थे क्योंकि वहां के आप थानेदार थे और लोगों को आपकी कार्यशैली, आपकी ईमानदारी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने आपको अपने क्षेत्र से निर्दल चुनाव लड़ाया और जिताया। जी बिल्कुल, यही ना? जी जी जी। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वहां मेरे खानदान का भी एक वोट नहीं था, मेरा खुद का भी वोट नहीं था और मेरे घर से 1 रुपया भी नहीं लगा था। तो हमने इस जीत को जनता की जीत का संज्ञा देते हुए बिहार विधानसभा में शपथ लेने से पहले हमने अपने विधानसभा की जनता के समक्ष शपथ लिया था कि मेरे कार्यों का मूल्यांकन, परीक्षण यहाँ की जनता करे और जनता मुझे शपथ दिलाए, मैं जनता के दिलाए गए शपथ पर चलूंगा। वहां के बाद ही मैं बिहार विधानसभा गया था। तो अभी भी अपने उसी मार्ग पर चल रहे हैं, राजनीतिक मार्ग। उसके बाद का जो उसके बाद का जो राजनीतिक सफर है ना, वो सोचने और चर्चा करने का विषय वही है कि एक कार्यकाल पूरा करने के बाद आप अगला चुनाव भी उसी क्षेत्र से दोबारा लड़े और निर्दल ही लड़े, या तब तक आपने शायद अपनी स्वराज पार्टी बना ली थी? सर, इसमें 2-3 बातें हैं। आप जनता के हर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। आप कहने को तो लेजिस्लेचर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में सरकार कुछ चुनिंदा नौकरशाह लोग चलाते हैं। एक विधायक जनता के लिए संघर्ष कर सकता है, कानून अकेले नहीं बना सकता है। बिल्कुल, हम जनता को जो अकेले व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है, व्यवस्था में भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो थोड़ा बहुत वो एक MLA MP का वो जो विकास निधि होती है उससे जो काम थोड़ा बहुत करवा ले, बाकी एक निर्दल MLA के हाथ में कुछ होता नहीं है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। जी, तो उसमें भी सर, जैसे हमने जब जनता के बीच शपथ लिया था तो 2-3 चीजें जो हमने शपथ में डाला था कि क्योंकि चुनाव में मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा है, तो जो विधायक के वेतन और भत्ता होगा उस पर जनता का अधिकार होगा। यहां तक कि मेरे वेतन जो बिहार विधानसभा से मिलते थे उससे हमने 10 आदमी के नाम से खाता खुलवाया था और 3 हस्ताक्षर हमने रखा था मैंडेटरी कि 3 हस्ताक्षर होने के बाद ही खाता से पैसा निकलेगा। मैंने विधायक का वेतन और भत्ता क्या होता है, एक जनता को जानने का अधिकार है और वो पैसा कहां खर्च होगा ये निर्णय करने के लिए ऑलरेडी हमने एक कमेटी का गठन कर दिया था। दूसरा थी जो आपने कहा विधायक निधि की बात, तो मेरा मानना था कि जनता ने मुझे जिताया है, लेकिन समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अपने विधायक तक नहीं पहुंच पाता है। तो विधायक के पास चंद लोग पहुंच करके निधि का उपयोग कर लेते हैं। जो भी विधायक का फंड हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, वह कुछ चंद लोगों के कहने पर हो जाता है। हमने इसके लिए विधायक का पावर काट दिया था और पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन करते हुए उनको जिम्मा दिया था कि आप तय करें कि कहां पर विकास होगा, किस मद में होगा।
तो चूंकि सर हम जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह समाज की अंतिम पंक्ति में थे, उसमें जातिगत भेद नहीं था। हर समाज में अंतिम पंक्ति में लोग हैं, गरीब हैं, जो पूर्व से राजनीति में स्थापित हैं, वो मेरे साथ नहीं थे सर। उन लोगों ने अपना एक रूमर उड़ाया कि विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि विकास तो होता था लेकिन वहां होता था जहां कभी नहीं हुआ था, या चंद लोगों की पॉकेट में विधायक निधि नहीं गया। अब रह गया सर आगे का सफर, तो बहुत तरह की अड़चने पैदा किया गया। जब आप सड़ी गली व्यवस्था के साथ है ना सर, ये सिस्टम आपको मदद करता है, और सही में अगर कोई सिस्टम के अनुसार काम करे, भ्रष्टाचार को रोके, तो पूरी सिस्टम उसके तरफ बंदूक तान कर खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। मेरे विधायकी को कोर्ट में चैलेंज किया गया, यह जानते हुए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, ताकि इनका समय बर्बाद किया जा सके। जब हाई कोर्ट में मेरा केस हुआ, मेरे विधायकी को चैलेंज किया गया कि इनका रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं था और चुनाव लड़े जीत गए। ये चेक करने का बात नहीं है, ये चेक करने की बात होती है नॉमिनेशन के टाइम पर। फिर भी मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट था, लेकिन कहा जाता है कि सही को सही कहने में भी 5 बरिस लोग लगा देता है, तब तक से कोर्ट की हाजिरी लेती गई। और एक मजेदार किस्सा ये रहा कि हम अपने देश की न्यायिक व्यवस्था को भी समझना चाहते थे, और हमको लगा कि कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है। हमने अपना अथॉरिटी किसी एडवोकेट को नहीं दिया, हाई कोर्ट में अपनी मैंने वकालत स्वयं किया। थोड़ा हमारे जज साहब का भी ईगो हर्ट होता था, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि एक निर्दोष व्यक्ति को भी यह न्यायिक व्यवस्था कितना सता देती है, कितना पीड़ित कर देती है, उसका दर्द की अनुभूति हम लेना चाहते थे। तो यहां भी रहे, हमने 5 साल परिवार का त्याग कर करके जनता के बीच समय बिताया। अब आई अगली चुनाव की बात सर, तो मेरा मानना था कि जनता सिर्फ वोट नहीं देती है, जनता हमारे 5 साल के कार्यकाल के आधार पर फैसला लिखती है। तो हम चाहते थे कि जनता मेरे कार्य क्रियाकलाप के आधार पर फैसला दे, चाहे वो फैसला देने वाले 10 लोग मेरे पक्ष में क्यों न हो। अगर कोई मुझे नहीं चाहता है और बड़ी पार्टी का टिकट होने के कारण अगर उसे मजबूर होकर के मुझे वोट देना पड़ता है, तो यह एक्सप्लॉयटेशन होगा, जनता का शोषण होगा। इस कारण सर हमने निर्णय लिया कि हमें अकेले लड़ना होगा। इसी से मुझे पता चलेगा कि जनता के बीच मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। लेकिन जी कहा जाता है, जैसा कि आप सभी की बिहार की राजनीति सबसे टफ राजनीति होती है, हमारे साथ दूसरे कार्यकाल में भी सड़क पर मेरे साथ 30,000 से अधिक लोग थे, नॉमिनेशन करने जा रहे थे। तो 30,000 से ज्यादा लोगों का काफिला था, जो किसी पैसे पर नहीं लाए गए थे, अपने खर्च पर चलकर आए थे। अपने से आए, सब अपने से आए थे, अपना खर्च कर करके आए थे। हमने जोड़ा था, करीब 30,000 लोगों का काफिला था। एक आदमी का अगर आप 4 वोट भी जीते जोड़े तो 1,20,000 होता है। बट 2015 के चुनाव में बिहार में चूंकि सामाजिक समीकरण चलता है, हमारे लालू जी और नीतीश जी एक हो गए। लालू जी और नीतीश जी एक होते के साथ ही थोड़ा वोटर में गोलबंदी शुरू हुई। दूसरा शुरू हो गया, भाजपा ने एक गलती किया, आरएसएस की तरफ से एक गलती हो गई, या वो अपनी तरफ से सही किए हो लेकिन जनता में उसका रूमर उड़ा दिया गया। उस समय के आरएसएस के जो प्रमुख थे, उन्होंने कह दिया कि हम आरक्षण की समीक्षा करने वाले हैं चुनाव के बाद। आरक्षण वाला जो बयान दिया था जी संघ प्रमुख, जिस दिन आरएसएस ने कहा कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, मैं उसी दिन समझ गया था कि अब ये पुराने नेता लोग चुनाव को दूसरा रुख दे देंगे, और एक ये हवा चल गया कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आरक्षण तभी बचेगा
जब लालू जी और नीतीश जी सत्ता में रहेंगे। वोटर का मेरे साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए भी, वह न चाहते हुए भी सरकार बनाने के लिए लग गए, विधायक चुनने के लिए नहीं वोट किए जी। वो विधायक चुनने के लिए वोट ही नहीं किए थे, उन्होंने सरकार चुनने के लिए वोट किया और हमको बिन मांगे 10,500 वोट रह गया। अभी तक यही सफर चल रहा है सब। और जो भी है, मेरा मानना है कि विधायक या सांसद हो जाना ही राजनीति नहीं है। यह तो राजनीति का एक छोटा सा रूप है। राजनीति एक समुद्र है और मेरे जैसे लोगों को भी राजनीति में रहना होगा ताकि हम एक संतुलन बनाए रख सके। जननीति की भी बात होनी चाहिए और उसी के तहत आज तक संघर्ष। तो मुझे ये बताइए, जो अगला चुनाव आ रहा है नवंबर के आसपास होगा, उसमें भी आप चुनाव लड़ेंगे? सर, मैं तो चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से, क्योंकि हम लोगों ने एक पार्टी बनाया स्वराज पार्टी, हम देख लिए थे कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है और हम बेबाक रूप से बोलने वाले हैं, तो शायद ही कोई दल मुझे डाइजेस्ट कर पाएगा। और हम अगर बड़े दल का हिस्सा होकर के अगर विधायक बन ही जाएं तो एक व्यक्तिगत रूप से मेरे फायदा हो सकता है। आज जो हम संगठन बना करके जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं, शासन और प्रशासन को कभी ना कहीं किसी मुद्दे पर हमारी बात सुननी पड़ती है। हम सिर्फ बड़े दल का अंग हो जाएंगे तो जो बोलेंगे उनका समर्थन करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। हाँ, तो सर, चुनाव लड़ना तो मजबूरी है। तब तो आप पार्टी के अनुशासन में बंध जाते हैं ना? बिल्कुल सर। तो हमने सर स्वराज पार्टी का गठन 2015 में किया था। अच्छा जी। मेरा मानना है, मेरा नहीं, कोई भी कहता है कि भले हम जातिगत आधार पर वोट नहीं ले पावे, लेकिन संगठनात्मक रूप से औरंगाबाद जिला में स्वराज पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। आप स्वराज पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर तोड़कर देख लीजिए, एक को भी आप तोड़ के दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे। तो कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है? सर, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत विस्तार नहीं ले पाई, हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। संसाधन नहीं, यहां तक कि मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। फिर भी हमारे दूर दूर से जो कार्यकर्ता लोग थे अपना संगठन बनाए खड़ा होते हैं, और चुनाव में पैसे की भी जरूरत होती है। हमारे साथ गरीब तबका जुड़ा हुआ है। बहुत लोग चुनाव लड़ना भी चाहते थे तो चुनावी खर्च उनके पास नहीं था। फिर भी हमारी पार्टी पिछले साल 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी उतना ही सीटों पर हमारी तैयारी है। औसतन हर सीट पर कितना वोट मिल जाता है आपको? ये सर औसतन जो है, क्योंकि देखिए सर, पार्टी आज जो भी है स्थापित पार्टी, वो जाति के बेस पर आधारित है या राष्ट्रवाद के नाम पर, आप जो भी कहें सर। खासकर क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है तो सर वो जातियों का गठबंधन होता है। मुझे कोई मानता ही नहीं है कि मैं एक जाति से हूं या एक जाति को रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो भी होता है सर, वो कैंडिडेट की अपने व्यक्तित्व पर होता है और साथ में मेरा व्यक्तित्व। तो सर, ये एवरेज कोई हम निश्चित नहीं कह सकते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है सर। कुछ तो उस कैंडिडेट का वोट होता है, कुछ पार्टी का होता है और कुछ परिस्थितियों का भी वोट हो जाता है। नहीं, आप इतने जब चुनाव लड़े, अब तब से अब तक तो आप कम से कम 3-4 चुनाव लड़ चुके होंगे। सर, मैं अभी तक 6 चुनाव लड़ा हूं, जिसमें से 1 जीता हूं और 5 चुनाव हारा हूं। तो 5 बार हारे। उन 5 चुनाव में औसतन कितना वोट आपको मिला है? सर 2000 मतलब हम, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुख्य मुकाबले से बाहर था। मुख्य मुकाबला देश में जो धारा चल रही है, 2 ही धारा, उन्हीं के बीच रहा। मैं उस मुकाबले से सर बाहर था
तीसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर, कभी 10,500 विधानसभा में रहा। तो पिछले विधानसभा में मेरा और वोट घट करके 7,500 हो गए थे, 75-76 ऐसे ही कुछ था। तो इतना तो तय है सर कि हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार कैंडिडेट और ईमानदारी की राजनीति की कोई पूछ नहीं है। आपके केस से मुझे ये तो बात क्लियर हो गई कि ना तो ईमानदारी की कोई वैल्यू है, ना ईमानदारी की जरूरत है। जहां टोटल राजनीति जाति आधारित हो, गठबंधनों पर आधारित हो, जहां कोई माफिया, कोई गुंडा बदमाश कभी चुनाव नहीं हारता और कोई ईमानदार आदमी कभी चुनाव नहीं जीतता, फिर जनता कहती है कि हमारा कुछ हुआ नहीं या हमारे प्रदेश से। अब चोर डाकुओं को जिताओगे तब तो वही रिजल्ट मिलेगा जो मिल रहा है। पर मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप जिस मिशन को लेके चले थे वो आज भी उस पे आप कायम हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और आप जो आपकी ईमानदारी और जनता की सेवा का जो आपने संकल्प लिया था उससे आप नहीं टिके। देखिए हार जीत तो लगी रहती है, एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा और क्या व्यवस्था अकेला परिवर्तन करेगा। परंतु आप इस बात के प्रतीक हैं कि अगर आप जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो इस राजनीति पर चोर डाकू माफिया कब्जा कर लेंगे। इसलिए आप जैसे लोगों का राजनीति में बने रहना बहुत जरूरी है। आपका एक अंतिम रिमार्क, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। कोई एक अंतिम बात जो आप दर्शकों को कहना चाहते हो। सर, हम राजनीति को चाहे जितना भी गंदा कह लें, लेकिन देश की सत्ता तो राजनीति से ही तय होती है जी। हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, हमारे देश की शासन नीति क्या होगी, इसका निर्धारण राजनीति ही करती है। और शायद सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के लोकतंत्र में देखा जाए तो हमने सत्ता की बागडोर किसी धनवान को नहीं, या किसी पहलवान को नहीं, या किसी विद्वान को नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने वाले को सौंपने का विधान है। तो आम जनता को राजनीति से जुड़ना चाहिए। राजनीति को गंदा कह देने से हमारा दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। राजनीति हर एक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि अपने देश की शासन की व्यवस्था की बागडोर किसे सौंप रहा है, ये हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हमारे देश की शासन व्यवस्था सही नहीं है तो नेता को दोषी ठहराने से पहले हमें अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि हमें मौका मिलता है कि हम 5 साल पर अपना जनप्रतिनिधि बदल सकें। तो आज जो लोग नेता को गाली देते हैं, मैं उसे सही नहीं मानता। और हम तो लड़ते रहेंगे जब तक से मेरे साथ 10 प्रस्तावक रहेंगे, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और मेरा मानना है कि हमारे लड़ने से कोई विधान बदले ना बदले, जनता का मन मिजाज एक दिन अवश्य बदलता है और ये लड़ाई एक दिन रंग लाती है। चलिए सर, आपका चैनल आपने सोम प्रकाश जी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप दोबारा चर्चा करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक, किसी नए मेहमान के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।